नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर के सेक्टर 22 में छत्तीसगढ़ के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का किया भूमि पूजन। 13.5 एकड़ क्षेत्र में फैली 1000 करोड़ की यह परियोजना प्रदेश की तकनीकी विकास को देगी बढ़ावा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नक्सली परिवारों को 15,000 से अधिक आवास दिए जाने की हुई घोषणा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पहल नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का किया शुभारंभ। आप घर बैठे कर सकेंगे पंजीयन का नवीनीकरण। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर के सेक्टर 22 में छत्तीसगढ़ के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया। इस परियोजना की लागत 1000 करोड़ रुपए है। इस मौके पर वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी विशेष अतिथि के रूप में शामिल रहे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पावनासनम आपदाम हर्ति नित्यम लक्ष्मी त्रिष्टति सर्वदा। ओम श्री चतुर्थ लक्ष्मी चतुर्थ पत्न्या अहोरात्रे भासविर्भुविनम सर्वलोकम महिता नमः। ओम हरि ओम अहम हृदयसते सहिताय स्वस्ति श्रीमन्मंगला सुखम। ओम हरि। ये परियोजना 13.5 एकड़ क्षेत्र में फैली है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। ये परियोजना राज्य की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसका विकास इंदौर की कंपनी रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इसे छत्तीसगढ़ के तकनीकी परिदृश्य में एक नई क्रांति की शुरुआत होने की बात कह रही है। पीछे पूरा जाएगा करना पीछे पीछे आ जाओ पीछे सर और फैला हम लोग पीछे हो रहे हैं। ऊपर से ऊपर क्या करना है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम जुड़ रहा है। यहाँ पर रेक बैंक कंपनी के द्वारा एआई डाटा सेंटर पार्क, जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं। और इसके सीईओ और फाउंडर श्री नरेंद्र सेन जी हैं। उनकी कंपनी यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा। और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। आपने कहा डेटा सेंटर के लिए जो क्रिटिकल होता है वो पावर होता है, और इस स्टेट में पावर सरप्लस है, क्योंकि डेटा सेंटर बिना पावर के तो चलेगा नहीं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था हमारे लिए यहाँ आना। दूसरा फेवरेबल पॉलिसी, और तीसरा जो स्पीड मैंने बताया कि स्पीड में बहुत मायने रखता है, क्योंकि डेटा सेंटर एकदम फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। 50% ईयर ऑन ईयर। जैसे एआई का यूटिलाइजेशन अपने देश में बढ़ रहा है, आप व्हाट्सएप या जो भी यूज़ करते हो एआई अब आ गया है उसमें, तो यहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर की डिमांड 100x बढ़ चुकी है। अब इसको कॉप अप करने के लिए आपको फास्ट डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने ये पार्क सिर्फ एआई को डेडिकेटेड बनाया। और हमारा इंडिया जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें इंडिया एआई में ये पार्क यहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा, सपोर्ट करेगा। और यही क्योंकि डिमांड बहुत है, और हम वही सोच रहे हैं कि जो सीएम साहब ने बोला नवंबर में लाइव करने का, तो हमारी फर्स्ट बिल्डिंग उससे पहले ही हो जाएगी, बट नवंबर में हम इनॉग्रेशन उनके टाइम पे करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नक्सली परिवारों को 15,000 से अधिक आवास दिए जा रहे हैं। इस संबंध में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया
कि ये पहल नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगी। गृहमंत्री ने कहा कि मूल नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची के आधार पर ही आवास दिए जाने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस नियम में लचीलापन दिखाते हुए नक्सल प्रभावित और नक्सलियों के परिवारों के लिए 15,000 आवासों को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सामाजिक न्याय और मानवता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन परिवारों को सुरक्षित और स्थायी निवास मिल सकेगा जो नक्सली हिंसा के कारण वर्षों से विस्थापित थे। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है ग्राम सभा ने, और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको ज़रूर दिया जाए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सलवाद में पहले थे परंतु अभी उन्होंने पुनर्वास किया है उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ऐसा जब हम लोगों ने आग्रह किया तो 15,000 आवास प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया गया और बाकी आवास जो मिलते हैं जो पूर्व निर्धारित सूची है उस आधार पर मिलते हैं। और इसमें ठीक उल्टी प्रक्रिया जब हमारे जो जिला स्तरीय टीम बनी है एसपी कलेक्टर्स आदि की जो निर्धारित करते हैं कि यह नक्सल पीड़ित है अथवा यह पुनर्वासित हैं उसका निर्धारण होता है, उसके बाद वो सूची बनती है उनको दिया जाता है। तो कल पहली किस्त 2,500 लोगों की जो देश की आज तक की पहली चीज़ है, पहले प्रधानमंत्री आवास है जो नक्सल पीड़ित परिवारों को या पुनर्वास करने वालों को दिया गया है। 10 करोड़ की कुल राशि का कल ये विषय था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य के 35,000 से अधिक फार्मासिस्ट अपने पंजीयन का नवीनीकरण घर बैठे कर सकेंगे। अब तक पंजीयन नवीनीकरण के लिए फार्मासिस्टों को रायपुर स्थित काउंसिल कार्यालय आना पड़ता था, जहां मैनुअल प्रक्रिया से गुजरना होता था। लेकिन नई व्यवस्था में फार्मासिस्ट को केवल अपने दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा और निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। नवीनीकरण के बाद प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से फार्मासिस्ट के पते पर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे फार्मासिस्टों को बार बार रायपुर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक समय दे पाएंगे। प्रदेश में 100 से अधिक ऐसे फार्मेसी संस्थान हैं जहां से बच्चे उत्तीर्ण होकर अपने आगामी भविष्य के लिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले मैनुअल होने की वजह से प्रदेश में लगभग 35,000 से ऊपर की संख्या में जो फार्मासिस्ट हैं उनको फिजिकली यहाँ रायपुर आना पड़ता था और कई बार वो फाइलों के चक्कर में हफ्ते भर या कई महीने भी उनको घूमना पड़ता था। इसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल पहले जब सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमारी सभी ऐसे प्रक्रियाओं को हम ऑनलाइन करें ताकि जनता को मुख्यालय के चक्कर ना काटना पड़े। और उसी के तारतम्य में पिछले वर्ष हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया और ऑनलाइन का प्रतिसाद हुआ कि अब हमारे यहाँ समय पर रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं और जो नए छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको यहाँ फिजिकली रायपुर नहीं आना पड़ता है। उसको देखते हुए आज हम लोगों ने नवीनीकरण को भी ऑनलाइन नवीनीकरण मोड के लिए ऑनलाइन कर दिया है और हमारे फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और हमारे रजिस्ट्रार और मेंबर्स की सभी की उपस्थिति में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और लापरवाही से हो रही मौतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकाली। ये पदयात्रा अपोलो चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नेहरू चौक पर आम सभा के रूप में समाप्त हुई। यात्रा में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य को कई लोगों की मौत का दोषी बताया और उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यात्रा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है और हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा जीवन और मृत्यु से जुड़ा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और ये पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। जो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली पर है, पूरा वेंटिलेटर पर चला गया है, भगवान भरोसे है। और साथ ही जिस तरह से हमारे पूर्व स्पीकर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का मामला भी आया था, इन सब मसलों को लेकर पूरे बिलासपुर जिले और प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य मसलों को लेकर आज 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में इतना लापरवाही हुई है, आप पीछे चाहे 15 साल को देख लें या आज भी देख लें, सिर्फ नकली गोली, नकली दवाई, अब तो डॉक्टर भी नकली हो गए। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्वास्थ्य साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ करना अगर कोई सीखे तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। और सिर्फ प्रदेश की जनता को जान में जोखिम में डालकर ये सरकार कमीशन खोरी में, मुझे लगता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को इतना बदहाल कर दिया, एक राजनीति का अड्डा बना दिया, ये सच्चाई है। अब तो ये छात्रावास और प्राइमरी स्कूल भी नहीं बचेंगे। कम से कम शिक्षा जगत को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ठीक है, राजनीति करने का अगर जगह है तो कॉलेजेस है हमारे पास, जहां 18 वर्ष से अधिक यूथ है, वहां पे राजनीति कर ले, विचारधारा से वहां कर ले, तो चुनाव करा ले, एनएसआई हो या फिर आप उसका क्या चुनाव बोले, कॉलेज का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव कराना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और स्वास्थ्य का एक ऐसा क्षेत्र है जो जीवन मृत्यु से जुड़ा रहता है, तो उसको एक सीमा के बाद टाला नहीं जा सकता। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है, अपोलो प्रबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? वो गुण दोष के आधार पे कार्रवाई हो, जो भी नियम है, जो भी कानून है उसके हिसाब से होनी चाहिए। कोई टारगेट नहीं है, इसको बंद करो, इसको बंद करो। जिनकी गलती है और जिनकी जवाबदारी आती है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित एनसीसी कैंप में जबरन नमाज पढ़वाने के आरोप में 8 शिक्षकों पर एफआईआर होने से उपजा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बिलासपुर के भाईचारा एकता मंच के बैनर तले एफआईआर झेल रहे सभी शिक्षकों के पक्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों, धर्मों और वर्गों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और प्रोफेसर दिलीप झा व मधुलिका समेत 8 हिंदू शिक्षकों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ये पूरा विवाद एक साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे गंदी राजनीति छिपी है। उन्होंने कहा कि मंच के सदस्यों ने प्रोफेसर दिलीप झा और उनके परिवार से मिलकर घटनाक्रम की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर को देर रात 3 बजे किसी आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया गया, जिससे उनका परिवार आहत है। अब जब उन्हें जमानत मिल चुकी है, तब भी इस प्रकरण के पीछे की मंशा पर सवाल उठते हैं। सभी शिक्षकों की एफआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। जीजीओ को जीजीओ रहने दो, रहने दो, रहने दो। जीजीओ को जीजीओ रहने दो। भाईचारा एकता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा एकता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सामुदायिक ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी ताकतें। किस संबंध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों एनएसएस कैंप में जो प्रोफेसर गए थे इंचार्ज झा साहब, और उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स पे 8 लोगों पे जो एफआईआर हुआ है, और वो एफआईआर इस बिना पे हुआ है कि उन्होंने सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाई है। नमाज इस तरह से कोई पढ़वाता नहीं, ना संभव है। एनएसएस के कैंप होते हैं और एनएसएस जो है वो नेशनल सर्विस स्कीम है, उसमें सारे धर्मों का सम्मान होता है। और कोई प्रोफेसर अगर सबके सम्मान कर रहा है तो उसमें, और ईद के समय में अगर इस तरह से अगर ये एफआईआर की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से भी कि जो इफ्तार की पार्टियाँ होती हैं उसमें भी पहले कलमा पढ़ा जाता है, उसके बाद ही पार्टियाँ होती है ईद के समय, सभी करते हैं, वो अपराध नहीं है। मैं अमृतसर जाता हूँ, स्वर्ण मंदिर में जाता हूँ, उसके तालाब का पानी पीता हूँ, उससे मैं सिख नहीं हो जाता। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये हमारी परंपरा है भारत की। ये कभी एफआईआर इस तरह से नहीं होते हैं, ये जानबूझ के किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपराध नहीं था, वो एबीवीपी और बजरंग दल के लोगों ने दबाव डाला प्रशासन से। तो प्रशासन कब से एबीवीपी और बजरंग दल के हिसाब से चलेगी? प्रशासन तो कानून और संविधान के हिसाब से चलना चाहिए।
तो हमारा ये जो विरोध है यहाँ पर वो यही है कि इस देश के संविधान के हिसाब से सरकार और प्रशासन चले, न कि किसी सांप्रदायिक या ये कहे कि निहित स्वार्थी तत्वों के दबाव में चले। ये हमारा ये प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि हमारे बिलासपुर के जो एसपी साहब हैं उनको लेकर अभियोजनों को लेकर के एक उच्च स्तरीय जांच हो। उस जांच में सामने आना चाहिए कि सही में हुआ क्या है। यदि ऐसे कोई भी आरोप लगा देगा तो उससे तो बात बनेगी नहीं। हमारा कहना ये है, ये भाईचारा मंच के जरिए, कि इसकी तत्काल जांच करिए, इसका एक टाइम बाउंड करिए। आप 15 दिन में जांच करिए। यदि आप 15 दिन में जांच नहीं करते हैं तो ये मंच फिर दोबारा बिलासपुर शहर के अंदर आंदोलन करेगा और आपको ज्ञापन देगा। और हम उन प्रोफेसरों की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उसका जांच करके और उनको एफआईआर को रद्द किया जाए। रायगढ़ के जूट मिल थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बड़ी नाली वाली सिंगल बैरल बंदूक बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में गिरफ्तार मिथिलेश महतो हत्या, आगजनी और अवैध शराब तस्करी जैसे गंभीर मामलों में पहले भी आरोपी रह चुका है। जूट मिल पुलिस द्वारा उस पर पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। उनके तलाशी लेने के पश्चात उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बड़े नाल वाली जुगन कब्जा पुलिस लिया गया। साथ में पूछताछ करने पर पाया गया कि जो 2 आरोपी थे, एक का नाम था मिथिलेश महतो, उम्र 33 साल, रहने वाला सहदेवपाली, थाना जूट मिल। दूसरा व्यक्ति नितेश राय, उम्र 28 साल, साकिन सहदेवपाली। इनके पास से जो जब्ती की गई तो ये मिथिलेश महतो एक पुराना अपराधी है जो थाना जूट मिल में, जिसके अगस्त में हत्या का मामला पंजीबद्ध था 2013 में। साथ में आगजनी, मारपीट 34-2 आबकारी का मामला भी इसके अगस्त में था। ये बिलासपुर सेंट्रल जेल में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स रह चुका है। तो इन्हें सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता चला कि बाहर से प्रोक्योर करके लेके आते थे चीज़ें, और आगे भी जो चीज़ें हैं विवेचना का पार्ट है। और इन्हें आज जुटमिल थाना के अंतर्गत 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से हाथियों की सक्रियता ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। बालोद जिले के दल्ली राजा शहर में शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 15 के घोड़ा मंदिर क्षेत्र में हाथियों की दस्तक से दहशत फैल गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में हाथियों के घूमते हुए वीडियो सामने आए हैं। इस अप्रत्याशित घटना से पूरा शहर सतर्क हो गया है। स्थानीय लोगों ने हाथियों की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन विभाग की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि हाथियों के पारंपरिक मार्गों की जानकारी होने के बावजूद वन विभाग मॉनिटरिंग में लापरवाही बरत रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरबा जिले की सीमा पर 39 हाथियों का एक विशाल दल सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी है। वन विभाग की टीम ने आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है। गौरेला नगर पालिका क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद शहर में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने एक धर्म विशेष के युवक पर हिंदू समुदाय की शादीशुदा 2 बच्चियों की मां को बहला फुसला कर निकाह करने का आरोप लगाया है। इस घटना के विरोध में शनिवार को नगर पूरी तरह से बंद कर दिया गया और नागरिकों ने विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। एक 16 साल की बच्ची के साथ भी ऐसी घटना घटी है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि बहुत संवेदनशील मामला है। बच्ची किसी की है, 16 साल की बच्ची के साथ हुआ है। प्रशासन उसको भी बहुत संजीदगी के साथ हमारी बहन बेटी जो 2 बच्चे की मां है, शिक्षिका है, उसको बहला फुसला करके जबरन तलवार के नोक पर उससे निकाह करने की धमकी, ये समझ करके वो बाहर की रहने वाली है और अंत में उसको निकाह नामा भी करवा लिए, उसका धर्म परिवर्तन करा लिए। जब जानकारी लगी है तो हिंदू समाज अल्टीमेटम दिया है कि इस प्रकार के कृत्य नहीं होंगे
हिंदू समाज एक है, कोई अलग नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है। एक महिला है, उन्होंने दूसरे समुदाय के युवक के साथ में शादी की है और उसी के विरोध में यहाँ पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा और आरएसएस के जो और अनुषंग संगठन उनके द्वारा यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था। शांतिपूर्ण ढंग से वो बंद संपन्न हुआ है। अभी यहाँ पर संजय चौक के पास में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन को हम लोग उसी माध्यम से पहुँचाएंगे और उनकी मांगों को भी हम लोग जो विभागीय स्तर पर होता है वो हम लोग कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने एक बार फिर मौत का तांडव मचाया है। राजधानी रायपुर और अंबिकापुर में 2 भीषण सड़क हादसों की खबर सामने आई है, जिसमें कुल 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार सुबह हिट एंड रन की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। तीनों महिलाओं को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रिया साहू नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना करीब 8 बजे अंबिकापुर के विशनपुर और सीतापुर के बीच हुई। यहां हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बाइक पर सवार दंपत्ति और उनके 3 माह के मासूम बेटे को एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आकर टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक परिवार पेटला लमगड़ा गांव का निवासी है। आज सुबह सीतापुर थाना क्षेत्र विशुनपुर चौक में बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी सहित उनके छोटे बच्चे की जान गई है। इसके लिए मैं बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूं। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। ऐसा आगे ना हो इसकी भी कामना करता हूं और इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने का हिम्मत दे ईश्वर, ऐसा कामना करता हूं। और सड़क हादसा इस तरीके से थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में 3 महिलाएं रोड के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रही थी, जहां पर एक गाड़ी द्वारा उन तीनों महिलाओं को टक्कर मारी गई, जिसमें एक महिला प्रिया साहू की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य महिलाएं घायल हो गई, जिनके नाम ललिता साहू और रिया बंजारे। इसमें जो गाड़ी चालक था वो दुर्घटना करने के बाद मौके से फरार हो गया। इस पे गाड़ी चालक की पतासाजी की जा रही है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।